हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस चैनल केमिस्ट्री ट्रो में स्वागत है। और अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया वो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे था, जिसमें मैंने कार्बन एटम के बारे में बताया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो ज़्यादा कुछ टाइम ना लेते हुए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम को रटते आ रहे हैं। और जब हम बचपन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते थे या किसी भी तरह के केमिकल कंपाउंड को, चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो ही क्यों ना हो, तो हमारे दिमाग में एक बात आता था कि क्यों इतने सारे कंपाउंड्स हैं, क्यों हमें इतने सारे कंपाउंड्स को रटना पड़ रहा है। काश कोई तरीका होता जिससे हमें इतना रटना नहीं पड़ता, या कोई तरीका होता जिससे कि हम उसे आसानी से याद कर पाते या फिर लिख पाते। तो हायर क्लासेस में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें हमें एक सिस्टमैटिक नेमिंग सिस्टम मिलता है जो कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को याद करने से बचने में मदद करता है। अब जिस तरह से बचपन में हम लोगों ने ABCD याद किया था, फिर हम लोगों ने कैट, बैट, इस तरह के छोटे मोटे स्पेलिंग सीखे। अब हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे लेटर लिख सकते हैं, पूरे के पूरे लाइन, वर्ड, सब कुछ जो भी हमें बोला जाए हम उसे लिख सकते हैं, चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या है, एक लैंग्वेज की तरह है जिसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो वहाँ हमें कुछ बेसिक चीज़ें, जानकारी हमें होनी चाहिए। और उस बेसिक जानकारी को जिस तरह से हम लोगों ने ABCD को रटा था, वैसे ही इसमें भी कुछ ABCD है, उसे हमें रटना होगा, याद करना होगा। फिर हम आराम से, आसानी से किसी भी कंपाउंड का जो भी है नेम हम बना सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो की जो सीरीज़ रहेगी, इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को सीख जाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नेमिंग है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री है, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो जो जैसे कि पुराने समय में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ही नहीं, या फिर जो भी थे हमें ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलते थे। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलने के कारण उन लोगों को, उन समय में जो साइंटिस्ट थे, उन्हें लगता था कि ये सारे जो भी कंपाउंड्स हैं इन्हें सिंथेसाइज करना या बना पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत दिन बाद, काफ़ी समय बीतने के बाद, एक जो हमारा यूरिया था उसे हम लोगों ने लैब में प्रिपेयर किया, जिसके कारण फिर हमें एहसास हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लैब में बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कंपाउंड्स हमारे बढ़ते गए। पहले के समय में क्या था, कंपाउंड्स कम थे। तो जब कंपाउंड्स कम थे तो हमें किसी भी तरह के नेमिंग सिस्टम की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बहुत ही लिमिटेड नंबर कंपाउंड्स होने के कारण हम लोग उस कंपाउंड के नाम को उसके ओरिजिनेशन के जो भी प्लेस है वहाँ से रिलेट करके हम लोग नाम रख देते थे, तो हमारा काम चल जाता था। फिर क्या हुआ कि डिस्कवरी होने लगे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और रिएक्शंस के कारण हम लोग और भी कंपाउंड्स को बनाना शुरू कर दिया। और जब और भी बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्टेंस में आने लगे तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि अब एक नेमिंग का एक सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर नेमिंग का सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग नाम देने से बच सके और एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकें। जैसे कि अगर हमें 1 to 10 तक की गिनती आती है तो बचपन में हम लोगों ने 1 to 100 तक याद कर लिया। अब हमें कुछ भी बोल दिया जाता है कि हाँ 535 या 5035 कुछ लिख के दिखाओ, तो हम आराम से उसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही जितने भी कंपाउंड बढ़ते जाएं, हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए कि उस कंपाउंड को हम नेम कर सके। तो इसके लिए हमें नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना ज़रूरी है, और हम लोग इसीलिए इसमें ये जो चैप्टर है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे इंक्लूड किया जाता है हमारे पढ़ाई में, हायर क्लासेस में। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब जो है हमारे पास कितने तरह के सिस्टम हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक ही सिस्टम नहीं आए थे, एक एक सिस्टम आता गया, धीरे धीरे फेलियर उसका होता गया और नया सिस्टम बनता गया। तो यहाँ जो है मेरे इस चैनल में मैं यहाँ पर 3 तरह के सिस्टम की बात करूँगा।
और उतना ही काफ़ी है। जनरली आप लोगों को एक ही सिस्टम बताया जाता है, बट जो भी एस्पिरेंट्स हैं नीट और जेई के या कोई भी हायर एग्ज़ाम्स जो देना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अलग थोड़ा तो ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहा हूँ और वो बहुत ही ईजी वे में मैं यहाँ सिखा दूँगा। तो जो पहला हमारा सिस्टम था वो था हमारा ट्रिवियल सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या था कि कंपाउंड्स को हम लोग उसके जो ओरिजिनेशन के प्लेस है या जो भी उसका जो सोर्स है उसके बेसिस पे हम लोगों ने नाम रख दिया। जैसे कि यहाँ कुछ कंपाउंड्स को आप दे सकते हैं। हमारे पास क्या है, जैसे कि ये यूरिया है, तो यूरिया का ये केमिकल फार्मूला है। अब इसका नाम यूरिया हम लोगों ने क्यों रख दिया, क्योंकि इसका जो सोर्स था वो यूरिन था, यानी यूरिन के अंदर हमें यूरिया मिला तो हम लोगों ने उसका नाम यूरिया रख दिया। फिर क्या हुआ कि फॉर्मिका एक चींटी होती है, उसके अंदर हमें ये एसिड मिलता है, तो इसका नाम, इस फॉर्मिका एंट के कारण हम लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, फॉर्मिक एसिड रख दिया। इसी तरह से विनेगर के अंदर हमें सिरका, जिसे हम विनेगर को हिंदी में सिरका कहते हैं, उसमें ये मिलता है CH3COOH। इसका नाम हम लोगों ने क्या किया, एसिटिक एसिड रख दिया। ठीक है। और फिर क्या है कि बटर से हमें ब्यूटायरिक एसिड मिल गया। ऑक्जेलिक एसिड जो है हमें कुछ फ्रूट से मिल गया, देखिए इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। कुछ जैसे लैक्टिक एसिड हम लोग मिल्क में मिल जाते हैं, तो वहाँ से उसका एक नेम लैटिन नेम में लैक से रिलेटेड होता है, लैक्टोज जो मिल्क में पाया जाता है, तो वहाँ से हमें लैक्टिक एसिड मिल रहा है। तो मिल्क के सोर्स के कारण इसका नाम हम लोगों ने, ये जो कंपाउंड मिला इसका लैक्टिक एसिड रख दिया। ग्लाइकस जो कि स्वाद में मीठा होता है, उससे हमें C6H12O6 मिलता है, तो हम लोगों ने इसके बेस पर इसका नाम ग्लूकोज रख दिया। अब ये सारे नाम हम लोगों ने जो रखे वो ट्रिवियल सिस्टम में सोर्स के बेस पे रखे, तो ये गिनती के कंपाउंड थे तो हम लोगों ने नाम रख दिया और काम चला लिया। लेकिन जैसे ही कंपाउंड की डिस्कवरी बढ़ी तो हमें और भी सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ी, जैसे एडिटिव सिस्टम हो गए या फिर डिराइव्ड नेम सिस्टम हो गए, कॉमन नेम सिस्टम हो गए, तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम आए। और फाइनली हमें जो एक सिस्टम मिल के आया वो था हमारा IUPAC सिस्टम। तो ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे उन्होंने नाम रखा क्या, IUPAC सिस्टम। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक सेट ऑफ रूल्स बनाया। जैसे इंग्लिश में ग्रामर्स के रूल होते हैं, वैसे ही इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए एक सेट ऑफ रूल बनाया, जो कि हमारा क्या था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो होगा एक रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड के आगे हमारा एक प्रीफिक्स जुड़ेगा और प्रीफिक्स के बाद हम एक प्राइमरी सफिक्स जोड़ते हैं और फिर हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। अब आप सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है या सेकेंडरी सफिक्स क्या है। तो ये सारे चीज़ें जो है अब हम लोग वन बाय वन देखते चलेंगे। तो सबसे पहले रूट वर्ड क्या है। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उसके अंदर कितने कार्बन एटम है, उसके बेस पे हम रूट वर्ड डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एक ही कार्बन एटम है तो उसके लिए हम लोगों ने रूट वर्ड क्या यूज़ किया, मिथ। अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम है तो हम लोगों ने यूज़ किया इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 अगर जहाँ मिल जाए वहाँ नॉन, और अगर 10 कार्बन एटम का रहा तो डेक। इसी तरह से देखिए 11, 12, 13 जो भी है उन सभी के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो हमें जो याद करना है वो आप कोशिश कीजिए कि 1 to 10 कम से कम आप लोगों को याद रहे, क्योंकि हमारा काम इतने से चल जाएगा। कभी कभी रेयर केस में हमें थोड़ा अधिक कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसीलिए अनडेक, डू डेक भी याद कर लीजिए, ट्राईडेक भी याद कर लीजिए, लेकिन 90% कंपाउंड जो होंगे वो हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अब जो दूसरा हमारा निकल के आता है रूट वर्ड के बाद, वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने 3 सफिक्स को जोड़ा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में क्या होता है कि हमें एक सफिक्स मिलता है जो कि हम लोग जोड़ते हैं एन लगा के। यहाँ पर अल्क क्या है, तो अल्क है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि रूट वर्ड। तो जैसा कि मान लीजिए हमारे पास 1 कार्बन का एटम है, 1 कार्बन का एटम है,
उसमें अगर हम क्या लगा सकते हैं, एक कार्बन है तो उसके साथ ना हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं ना ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो हमारे पास एक ही नाम निकल के आता है, वो है मीथेन। लेकिन जैसे ही हम दो कार्बन एटम की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या कर देख सकते हैं, वहां सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है दो कार्बन के बीच में। तो जब एक बॉन्ड हो तो हम यूज करते हैं सफिक्स एन, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यानी n की जगह पर अगर आप 1 बैठा दो तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितनी होगी, तो वो होगी 4। उसी तरह से अगर n की जगह पर 2 बैठा दो, यानी कि इथ का केस अगर ले लो, यानी इथेन अगर बनाना हो तो इथेन में कितने कार्बन होंगे, तो n 2 होगा। तो उसी तरह से हाइड्रोजन कितना होगा, तो 6 होगा। यहाँ आप देखो ये एक अल्केन है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है, और इसमें चेन कितना है, तो 4 कार्बन का चेन है। तो सिंपली इसका नाम क्या हो सकता है, ब्यूटेन हम कह सकते हैं, क्योंकि 4 के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, ब्यूट। अब हमारा दूसरा आता है एल्कीन। एल्कीन के अंदर हमें अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड मिल जाए, इस तरह के चेन के अंदर कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख जाए, तो हम लोग सफिक्स जो है वो इन ऐड करते हैं। तब हमारे पास इन ऐड करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, हम वहाँ पर इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप ये कंपाउंड देखो, ये भी 4 कार्बन एटम का ही है, बट यहाँ पर क्या है, इन 2 कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। अब अल्काइन, अल्कीन में देखिए यहाँ पर क्या है, CnH2n, यानी अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल होगा। और वो डबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एक जो बॉन्ड है वो एक्स्ट्रा है कार्बन कार्बन के बीच में, यानी डबल बॉन्ड के कारण आपको 2 हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है। यहाँ पर देखिए वो 2 हाइड्रोजन अल्केन के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के कारण 2 हाइड्रोजन चला जाता है। उसी तरह से एल्काइन में क्या होगा, एक और हमारा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए एल्काइन कब हम लोग लगाएंगे, जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यानी जब हमारे पास 4 कार्बन एटम का एक चेन है और उसमें हमें 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तब जो हम लोग सफिक्स लगाने वाले हैं वो है वाइन, YNE। इस केस में क्या है, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड था तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे। जैसे ही हमारे पास डबल बॉन्ड हुआ तो ये जो एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन थे वो चले गए, और जैसे ही यहाँ पर एक और बॉन्ड आ गया तो अब हमारे पास जो 2n हाइड्रोजन थे उनमें से 2 और चले जाएंगे। इसीलिए अल्काइन का जो फॉर्मूला है वो हमारा CnH2n-2 हो जाएगा। तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट चेन में 2 या 3 या 4 इस तरह से बहुत सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक प्रीफिक्स वर्ड जो हम लोग लगाते हैं इसी एन के जस्ट पहले, तो वो हम लोग यूज करते हैं डाई। जैसे 2 अगर है तो डाई यूज कर लिए, अगर 3 है तो हम लोग ट्राई यूज कर लिए, और 4 है तो हम लोग टेट्रा यूज कर लिए। जैसे डबल बॉन्ड है तो क्या है, ये डाईन यूज कर रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो क्या यूज कर रहे हैं, ये ट्राइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्राइमरी सफिक्स ये 3 होते हैं, जो कि क्लियर हो गए यहाँ पे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो एक बार और बैक करके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा यहाँ जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या करता है, किसी भी कंपाउंड के नेचर को ही बदल देता है। फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के रिएक्शन पैटर्न को ही बदल देता है, इसीलिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारे पास कितने तरीके के फंक्शनल ग्रुप हैं, तो देखिए जनरली हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम लोग जो 11-12 में या उसके आगे भी जो हम लोग पढ़ेंगे, या जेई या नीट के एग्जाम में भी जो हमें आएंगे, वो इन्हीं में से आएंगे, इनसे ज़्यादा आगे वो नहीं पूछेगा। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग COOH के तौर पर डिनोट करते हैं केमिकली, ठीक है। सफिक्स के तौर पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड। फिर हमारा जो आ जाता है वो है सल्फोनिक एसिड, यानी किसी भी कार्बन के चेन में अगर हमें ये SO3H ग्रुप नज़र आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में सफिक्स में हम लोग क्या जोड़ेंगे, सल्फोनिक एसिड। अभी आप लोग देखते जाइए और इसे याद करते जाइए और कॉपी में इसके नोट्स को बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। जैसा कि मैंने कहा था कि ABCD थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वैसे ये ABCD है, इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और यकीन मानिए जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से मैं यहाँ समझा रहा हूँ और उतने सिंपल तरीके से नोट्स बना के आपके सामने लाया हूँ।
तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हमें कहीं पर ये एनहाइड्राइड ग्रुप दिख जाए, इसे हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये डिटेल स्ट्रक्चर आपको आगे चलकर मिल जाएगा। तो अभी आप जान लीजिए उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ओइक एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं। फिर हमारा क्या आता है, ईस्टर आता है। ईस्टर के लिए हम लोग OH यूज़ करते हैं। सिमिलरली एसाइल क्लोराइड है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड। CONH2 आ जाएगा जिसे हम लोग एमाइड बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स भी एमाइड ही होगा। CN जो कि साइनाइड है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हमारा जो है नाइट्राइल आ जाएगा। NC ये हमारा आइसोसाइनाइड आ गया। देखिए यहाँ पर ये CN है, ये NC है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो चेन से अटैच्ड है कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पर जो चेन से अटैच्ड होगा वो नाइट्रोजन होगा, इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आइसोसाइनाइड, और सफिक्स में यूज़ करेंगे आइसोनाइट्राइल। अब हमारा जो आता है वो है CHO यानी कि अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए हम लोग सिंपली AL यूज़ करते हैं यानी अल। कीटोन के लिए हम लोग सिंपली ONE यूज़ करते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाता है हमारा अल्कोहल OH, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, OL। फिर उसके बाद हमारा थायो अल्कोहल है, और फिर हमारा एमीन है। देखिए एमीन के लिए हम लोग सिंपली एमीन ही यूज़ करते हैं, और कभी कभी ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और वहाँ एक हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो हम लोग इमीन कहेंगे उसे, और इमीन को हम लोग डबल बॉन्ड NH से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतने सारे जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें आप मार्क कर लीजिए COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसाइल क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और अमीन, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको फ्रिक्वेंटली हर जगह पे देखने को मिलेंगे। तो इन सबको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। और ये जो हमारा है ये सीनियरिटी का एक सीक्वेंस है, ठीक है, अमीन से सीनियर होगा वो थायो अल्कोहल होगा, थायो अल्कोहल से अल्कोहल होगा, तो ये एक सीनियरिटी टेबल है। तो ये सीनियरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग आगे जाके इसमें देखेंगे। अब जो हमारा आता है वो आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या हो गया, तो जो पहले फिक्स हो जाए, ठीक है, प्री फिक्स जो पहले फिक्स होगा यानी कार्बन चेन के आगे लगेगा। अब किसी कार्बन चेन में आप देखिए कि यदि आप लोगों को उसमें क्या दिख जाता है, एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल कहीं पर अटैच दिख जाता है, ठीक है, तो वैसे केस में उसके लिए हम लोग वहाँ पर प्रीफिक्स यूज करेंगे फ्लोरो। फिर वैसे ही अगर ब्रोमो दिख जाएगा यानी ब्रोमीन दिख जाएगा तो यूज करेंगे प्रीफिक्स ब्रोमो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो, और ये हमारा इपॉक्सी है, इसके लिए इपॉक्सी यूज करते हैं। सिर्फ अगर NO रहेगा तो नाइट्रोसो, अगर OR रहेगा तो उसके लिए अल्कोक्सी। अब ये अल्कोक्सी क्या है ये हम लोग जो है डिटेल से आगे देख सकेंगे, अभी फिलहाल आप समझ लीजिए अल्कोक्सी यानी ये R के जगह पर अगर मीथेन का कोई मॉलिक्यूल होता तो O के साथ में मीथेन का मॉलिक्यूल अगर जुड़ा रहेगा तो उसके पास 3 ही हाइड्रोजन होंगे और 1 हाइड्रोजन चला जाएगा, तो उसके कारण यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये मिथॉक्सी। उसी तरह से अगर R के जगह पर इथाइल मॉलिक्यूल हुआ जो इथेन से बना होता है तो इथॉक्सी हो गया। तो R के जगह पर कोई भी कार्बन चेन यहाँ हो सकता है। डबल बॉन्ड के साथ जब नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग एजो बोलते हैं, ठीक है, और ये प्रीफिक्स में यूज होता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट जानकारी के लिए आपको ये डाल दिया गया है और इसे आपको जानना ज़रूरी है, कहीं अगर पूछ दिया तो आप इसे रिकॉग्नाइज कर सको। इसीलिए जैसा कि मैंने मिथॉक्सी और इथॉक्सी बता रहा था, ये देखिए अल्कोक्सी का ही 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर डाला हुआ है। अब हमारे पास प्रीफिक्स हमें पता चल गया क्या है, सफिक्स हम लोगों ने जान गया, प्राइमरी सफिक्स भी जान लिया, और क्या जान लिया हम लोगों ने, रूट वर्ड भी जान लिया। अब हमारे पास कुछ साइड चेन्स होते हैं, जैसा कि मैंने बता रहा था कि मिथाइल जो है मीथेन से बना होता है जिसमें 1 हाइड्रोजन हमारा कम होता है, तो यानी 1 हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमें क्या मिल गया, मिथाइल। उसी तरह से ये देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉप, तो प्रॉप से बन जाएगा ये क्या, प्रोपेन, लेकिन 1 हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, प्रोपाइल। देखिए साइड से निकाल रहा है, इसीलिए ये हमारा जो ग्रुप है ये एक प्रोपीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रोपीन मॉलिक्यूल में भी साइड से प्राइमरी कार्बन एटम से, ये क्या है, प्राइमरी कार्बन एटम। आप लोगों ने अगर कार्बन एटम वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसे हम प्राइमरी कहेंगे, किसे सेकेंडरी कहेंगे और किसे टर्सरी कहेंगे। तो ये हमारा एक प्राइमरी कार्बन एटम है,
और ये जो प्राइमरी कार्बन एटम से जब हम एक बॉन्ड को फ्री करेंगे तो हमें जो मिलेगा एक कंपाउंड, उसे हम कहते हैं एलाइल। और अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अगर हम एक हाइड्रोजन को फ्री कर देंगे तो वो क्या होगा, विनाइल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा। ये एक एलाइल है और ये क्या है, विनाइल है। फिर ये जो हमारा है CH2CH6H5, ये हमारा क्या है, बेंजाइल। यहाँ पर हमें देखिए C6H5 से एक हमें CH2 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ मिलता है, इसीलिए ये क्या है, बेंजाइल है। और जब CH2 मॉलिक्यूल हटा दिया जाए और डायरेक्ट C6H5 से कर दिया जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, फिनाइल कहेंगे। मीथेन से मिथाइल बना, इथेन से इथाइल बनेगा। उसी तरह से ये सारे जो है क्या है, ये एक हाइड्रोक्सिल मिथाइल है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, एसाइल है या एसिटाइल है, दोनों ही आप इसे कह सकते हैं। एसिटाइल कहना ज़्यादा सही होगा। तो ये दोनों अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसके आगे के पार्ट्स आप देखेंगे तो आप लोगों को ये फिर समझ में अच्छे से आ जाएगा कि इसका नाम हाइड्रोक्सी मिथाइल क्यों हुआ और ये एसिटाइल क्यों है, ठीक है। ये आप इसे याद भी कर सकते हैं, एसिटाइल, इसे आप याद कर लीजिए। ये भी जो है विनाइल याद कर लीजिए, ये एलाइल को भी आप याद कर लीजिए। ये कुछ याद करने की चीज़ें हैं, ये भी क्या है, याद करने की चीज़ें। खैर फ्लोरीन से फ्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, क्लोरीन से क्लोरो, ये सब में तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज़ है नाइट्रो और नाइट्रोसो। कब नाइट्रो होगा और कब नाइट्रोसो होगा, ये ध्यान में रखने की चीज़ है। अब हम आते हैं कि कुछ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो जो है कभी कभी प्रीफिक्स के जैसा भी यूज में आ जाता है या कभी कभी प्रीफिक्स की तरह भी एक्ट करेंगे। कब एक्ट करेंगे, तो वो जो सीनियरिटी हमने बताया था इसीलिए बताया था। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कार्बन एटम से बना जो चेन है तो उनके साथ में हमें दो दो फंक्शनल ग्रुप मिल जाते हैं जुड़े हुए। जैसे एक कार्बन का चेन है उसमें हमें मिल गया एक एस्टर ग्रुप भी है और एक अल्कोहल ग्रुप भी है, तो ऐसे केस में हम किसे सफिक्स बोलेंगे। अब एसाइल क्लोराइड जो है और कीटोन जो है दोनों को तो सफिक्स में हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ये ग्रामेटिकल रूल जो IUPAC ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए बनाया है उसके ये खिलाफ है। वहाँ IUPAC क्या कहता है कि जो सीनियरिटी में कम हो, जैसे कीटोन क्या है वो इससे जूनियर है, तो उसके लिए हम लोग उसको प्रीफिक्स की तरह यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्सो वर्ड लगा के काम चला सकते हैं। प्रीफिक्स यानी चेन के आगे लगाएंगे, ऑक्सो या कीटो यूज कर सकते हैं। और ईस्टर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सफिक्स बन जाएगा। उसी तरह से यदि हमारा ईस्टर ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या हो गया, वो सीनियर हो गया, और ईस्टर हमारा क्या हो गया, जूनियर हो गया। तो इसी तरह से सबके लिए नाम जो है प्रीफिक्स के तौर पर दिया हुआ है कि किसके लिए क्या प्रीफिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्रीफिक्स भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है लगभग में। एक पॉइंट जो हमारा बच जा रहा है वो हमारा बच रहा है साइक्लो। जैसा कि कार्बन एटम वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कभी कभी हमें साइक्लिक कंपाउंड भी मिलते हैं। कार्बन से हमें जो चेन बनते हैं या कंपाउंड बनते हैं दो तरह के बनते हैं, एक सिंगल चेन वाले स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनते हैं और एक कैसे बनते थे, साइक्लिक बनते थे। तो जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके लिए हम लोग साइक्लो प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग से एक जो है याद कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोगों ने कंप्लीट IUPAC नेम जो था वो सीख लिया है, ग्रामेटिकल रूल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, प्रीफिक्स था, फिर क्या था, रूट वर्ड था, और फिर क्या हमारा आता है, प्राइमरी सफिक्स था, और एक क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो जब हमने ये सारे रूल्स पढ़े तो उसमें एक हम लोगों ने जब पहला स्लाइड देखा था वहाँ नीचे में एक और कुछ लिखा था, आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, देखिएगा वीडियो को पीछे करके। तो उसमें आपको यहाँ पर लिखा होगा व्हेनेवर लोकेंट इज रिक्वायर्ड, आप वो भी डाल सकते हैं। तो लोकेंट क्या होता है, तो लोकेंट हमारा जो होता है वो हमें किसी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो या प्राइमरी सफिक्स हो उनकी पोजीशन को बताने में हेल्प करता है। यहाँ आप देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब हमने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग इसके नेमिंग को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन एटम हैं। तो देखिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो नाउ इसके जो हम लोगों ने रूट वर्ड पढ़े थे 4 के लिए, वो हमारा था ब्यूट, ठीक है। रूट वर्ड का काम हो गया। अब हमें देखना है प्राइमरी सफिक्स। क्या आपको इसमें कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड दिखता है, क्या कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखता है,
या कहीं पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है। तो इस चेन में यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम देख रहे हैं तो कहीं पे भी हमें डबल या ट्रिपल नहीं दिख रहा है, बस सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है। देखिएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है हमें कार्बन के बीच में देखना है। हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर एन लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया है, क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स इसमें मौजूद है क्या? तो जी हाँ, हमारे पास एक OH ग्रुप मौजूद है जो कि अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए हम लोगों ने OH यूज़ किया था। ठीक है, OH के लिए हम लोगों ने जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स था वो हम लोगों ने OL यूज़ किया था, यानी ऑल। और प्रीफिक्स के लिए हम लोगों ने ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो ये सारे चीज़ पढ़ रखे थे। तो हम यहाँ देखते हैं क्लोरीन एटम भी इस चेन के साथ अटैच्ड है, तो इसे हम प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे जो कि हमारा होगा क्लोरो। अब ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आता है नाम, क्लोरो ब्यूटेनॉल, यानी क्लोरो ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो हमारा तो नेमिंग कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी हमारा नेमिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें एक चीज़ और जोड़ना बाकी है। वो क्या है? तो वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे लोकेंट नहीं जोड़ा है। लोकेंट यानी अब OH ग्रुप हमारा मौजूद है, लेकिन किस कार्बन एटम पे मौजूद है? क्या ये प्राइमरी पर है, क्या ये सेकेंडरी पर है? ये तो हम कुछ इस फॉर्मूला से कह नहीं सकते, इस नेमिंग से कह नहीं सकते। सिमिलरली क्लोरीन जो हमारा है वो किस में है? क्या वो प्राइमरी पोजीशन पे है, क्या वो सेकेंडरी पोजीशन पर है, किस पोजीशन पे है? यहाँ पे भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए हम OH के आगे एक जो लोकेंट होता है उसके लिए हम लोग 1 यूज़ करेंगे, यानी ओल के आगे 1 यूज़ करेंगे, और क्लोरो के लिए हम लोग उसके आगे 3 यूज़ करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट नेम निकल के आता है वो हो जाता है 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप नेमिंग करो IUPAC की तो इस वाले तरीके से करो, इसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम होती है, और टीचर भी इजीली समझ जाएगा जो भी आपके कॉपी को असेस करेगा कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। कभी कभी यहाँ पर इस तरह से नेमिंग करने में गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कभी कभी 2 या 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो कभी कभी उसके पोजीशन अगर आगे पीछे हो जाए तो कुछ हमें दिक्कत महसूस हो जाती है, और उस वक्त हमें ये वाला जो तरीका है ये बेस्ट हेल्प करता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इसी को यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी दोस्तों हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करके उन सब का भी हेल्प कीजिए। वैसे स्टूडेंट जिन्हें दिक्कत हो रहा है ऑर्गेनिक समझने में, तो उन सबको बताइए कि यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आगे इनऑर्गेनिक फिजिकल हर तरह की मैं वीडियोस डालूंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।